मम्मी, आपको भी इसी समय भाई के घर विदेश जाना जरूरी था क्या? आप तो जानती ही हो मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी काम वाली बाई राधा भी गांव जा रही है। अब मैं अकेले कैसे संभालूंगी सब? इतने कम समय के लिए नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। सोनिका ने उदास होते हुए फोन पर अपनी माँ कोकिला जी से कहा। कोकिला जी बोली, भला नई नौकरानी की क्या जरूरत है तुझे? तेरी सासू माँ है ना, बुलवा ले उन्हें गांव से। जब तक जी चाहे काम करवाना और फिर उन्हें वापस गांव के लिए चलता कर देना। सोनिका बोली, मम्मी वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यह भी कर सकती हूँ। मेरे सास और ससुर तो वैसे भी दादा दादी बनने की खुशी में पागल हुए जा रहे हैं। एक फ़ोन करते ही आ जाएंगे दोनों। मगर मुझे डर है, पिछली बार जो हुआ कहीं वह लोग अब तक उस बात से नाराज ना हो। कोकिला जी बोली, बेटा तुम्हारे सास और ससुर तो बहुत सीधे लोग हैं। मुझे नहीं लगता वे लोग अब तक उस बात का बुरा मान कर बैठे होंगे। रात को जैसे ही सोनिका का पति मेहुल घर आया, सोनिका उदास सा चेहरा लेकर बोली, मेहुल, बच्चे की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है। ऐसे में मुझे देखभाल की सख्त आवश्यकता है। अगर तुम गांव से तुम्हारे मम्मी पापा को बुलवा देते तो अच्छा होता। मेहुल बोला, सोनिका मैं अभी फ़ोन करता हूँ उन्हें, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेहुल का फ़ोन आते ही आलोक जी खुशी से अपनी पत्नी सुधा जी से बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया था। वह हमें शहर बुला रहा है और कह रहा है सोनिका के ऐसे समय में आप लोग भी हमारे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। सुधा जी भी यह सुनकर तो खुश हो गई, मगर उन्हें पिछली बार की सारी बातें याद आ गईं। पिछली बार जब आलोक जी और सुधा जी शहर बेटे बहू के पास रहने गए थे, तब सोनिका ने बिजी होने का नाटक कर सारा घर का और रसोई का काम सुधा जी के कंधों पर डाल दिया था। सुधा जी उस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। आलोक जी को यूं पत्नी का पूरे दिन काम करना देखा ना गया और वह सोनिका से बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ के घुटनों में भी दर्द रहता है और ऐसे में तुम भी उसकी रसोई में कुछ मदद नहीं करती। तुम्हारी सास की भी उम्र हो चली है अब। बस ससुर जी के इतना कहने की देर थी कि सोनिका ने घर में हंगामा मचा दिया और सास और ससुर को खूब बेइज्जत किया। मेहुल भी पत्नी के आगे कुछ ना बोल पाया था और दूसरे ही दिन आलोक जी और सुधा जी वापस गांव लौट आए थे। सुधा जी पिछली बातें सोच ही रही थी कि आलोक जी बोले, मैं जानता हूँ सुधा, तुम्हें पिछली बातें याद आ रही होंगी, मगर दादा दादी बनने का सुख तो अलग ही सुख होता है। आखिर सूद से तो ब्याज प्यारा ही होता है ना। भूल जाओ उन कड़वी यादों को और शहर चलने की तैयारी करो। सुधा जी ने भी पिछली बातों को भूलना मुनासिब समझा और वे खुशी से अपने मकान के ऊपरी हिस्से में रहने वाली सीमा के घर जाकर बोली, सीमा, मैं और तुम्हारे काका कल शहर के लिए रवाना हो जाएंगे बेटा। इस बार तो बहुत समय तक यहाँ आना ना हो पाएगा। इस घर की देखभाल तुम्हारे जिम्मे रही बेटा। सीमा बोली, काकी आप फिक्र ना करो, अभी तो वैसे भी हमें शहर जाने में समय है। हम लोग यहीं हैं तब तक। आइए मैं आपको पैकिंग में मदद कर देती हूँ। सीमा और उसके पति रोहन सुधा जी के मकान के ऊपरी हिस्से में किराए पर रहते थे। सीमा भी सुधा जी के बेटे के शहर दिल्ली से ही थी। दरअसल उसके पति की पोस्टिंग कुछ समय के लिए यहाँ राजस्थान स्थित गांव में हुई थी, तो वह भी पति के साथ 1 साल के लिए यहीं चली आई थी ताकि पति को रहने और खाने पीने में कोई समझौता ना करना पड़े। दोनों पति पत्नी को आए अभी 6 महीने ही हुए थे,
मगर दोनों ने दिल जीत लिया था, सुधा जी और आलोक जी का। सुधा जी के बेटे बहू तो वैसे भी शहर में थे, मगर सीमा के यहाँ रहते दिल लगा रहता था सुधा जी का। सीमा का कोई भी काम होता तो वह काकी काकी कहकर तुरंत नीचे आ जाती और सुधा जी को अपने साथ ऊपर अपने कमरे में लाकर कभी उन्हें अपने हाथ की चाय पिलाती तो कभी अपने हाथों से बना खाना खिलाती। आलोक जी और सुधा जी का बाहर का कुछ भी काम होता तो वह सीमा का पति रोहन कर देता। इस तरह घर जैसा रिश्ता हो गया था दोनों परिवारों में। दूसरे ही दिन आलोक जी और सुधा जी शहर जाने रवाना हो गए। दिल्ली पहुँचे तो बेटा मेहुल कार लेकर उन्हें स्टेशन लेने पहुँच चुका था। घर आते ही बहू सोनिका ने दोनों के पांव छुए और मिश्री घुले शब्दों का उपयोग करके वह दोनों से बातें करने लगी। सास ससुर भी बहू के बदले रवैये से खुश थे और आते ही सुधा जी ने घर के कामों की बागडोर अपने हाथ में ले ली ताकि बहू को गर्भावस्था में कोई तकलीफ ना हो। सुधा जी रोज बहू को पौष्टिक खाना खिलाती और उसका खूब ध्यान रखती। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सोनिका ने बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा गया था। डिलीवरी के बाद सोनिका और बच्चे के घर आने के बाद सुधा जी ने घर के काम के साथ साथ बहू और मुन्ने का भी खूब ध्यान रखा। मुन्ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसका दादी के प्रति लगाव भी बढ़ता जा रहा था। दादी की गोद में आते ही मुन्ना खूब खिलखिला उठता। मुन्ने का यूं दादी के लिए प्यार धीरे धीरे सोनिका को अखरने लगा और जब भी सुधा जी मुन्ने के साथ खेलने लगती, सोनिका झट से मुन्ने को उनके हाथ से छीनकर उन्हें घर के कुछ काम याद दिला देती। बेचारी सरल स्वभाव की सुधा जी बहू की इस हरकत को समझ ना पाई। सोनिका की काम वाली बाई राधा भी अब गांव से आ चुकी थी। काम वाली को देखकर अब तो सोनिका के पर निकल आए और उसे सुधा जी की जरूरत ना के बराबर महसूस होने लगी। एक दिन सुधा जी मुन्ने को चम्मच से दूध पिला रही थी और अचानक मुन्ने को जोर जोर से खांसी आना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, सोनिका को तो जैसे मौका ही मिल गया और वह झुंझला कर बोली, मम्मी जी बच्चे आपसे संभलते नहीं हैं तो क्यों बार बार जिद करके बच्चे का काम करने बैठ जाती हैं। मेरी बाई राधा इन सभी कामों में एक्सपर्ट है। अब से मुन्ने का सारा काम वही करेगी और खबरदार अगर आपने अब मुन्ने का कोई भी काम किया, सुधा जी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बहू है जो कल तक मिश्री जैसी मीठी बातें कर रही थी और आज बाई राधा के सामने ही अपनी सास को इतना सुना रही है। आलोक जी ने भी बहू सोनिका की फटकार सुन ली थी। सुधा जी जब कमरे में आई तो आलोक जी बोले, सुधा तुम्हें यदि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो तो हम गांव चलते हैं। सुधा जी बोली, अभी सोनिका का बच्चा बहुत छोटा है इसलिए शायद उसे बच्चे की ज़्यादा ही चिंता हो गई होगी। अभी वह जानती नहीं है, बच्चे ऐसे ही तो बड़े होते हैं, धीरे धीरे जान जाएगी। अभी उसे हमारी ज़रूरत है, थोड़े दिन रुक जाते हैं। आलोक जी बोले, जैसा तुम कहो सुधा। एक दिन मेहुल और सोनिका बच्चे को बाई राधा के भरोसे छोड़ बिना बताए बाहर चले गए। सुधा जी रसोई से बाहर आई तो देखा बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था और मुन्ना खेलते खेलते बालकनी में जा पहुंचा जहां से वह नीचे गिर सकता था। सुधा जी दौड़कर आई और उन्होंने मुन्ने को झट से वहां से उठा लिया और उसे उठाकर वापस आते समय वह गिर पड़ी
और उनके हाथ में मुन्ना भी था। राधा ने जब यह दृश्य देखा तो बोली, माँ जी, आपको मुन्ने को हाथ लगाने किसने कहा था? मालकिन ने जब आपको मना करके रखा है तो क्यों मुन्ने को उठाती हैं? देखा, गिरा दिया ना मुन्ने को। सुधा जी बोली, तू तो मुन्ने को ऐसे ही अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई थी। ऊपर से बालकनी का दरवाजा भी खुला छोड़ गई थी। मैं मुन्ने को जल्दबाजी में वहाँ से बचाकर लाई, जिस वजह से मैं गिर गई। राधा बोली, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आने दीजिए मैम साहब को, आज बताती हूँ कि आप कैसे मुन्ने को लेकर गिर गईं। इतने में डोर बेल बजती है। राधा ने दरवाजा खोला तो सामने सोनिका और मेहुल खड़े थे। सोनिका के आते ही राधा ने ड्रामा शुरू कर दिया। अच्छा हुआ मैम साहब आप आ गईं। यह देखिए, आपके मना करने के बावजूद भी आपकी सासू माँ मुन्ने को बेवजह कभी भी उठा देती हैं और फिर उसे लेकर गिर भी जाती हैं। सुधा जी बोली, राधा झूठ कह रही है। सोनिका सुधा जी की बात काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी जी, मैं जानती हूँ गलती आपकी ही होगी। राधा बाई पर मुझे पूरा भरोसा है, मगर आप पर नहीं। आप यहाँ थोड़े दिन अगर और रहीं तो शायद मेरे मुन्ने को मार ही डालेंगी। बेहतर होगा अभी की अभी सामान पैक कीजिए और आप लोग गांव चले जाइए। मेहुल भी बोला, हाँ मम्मी, यही बेहतर होगा। मैं भूल चुका था कि आप लोगों की उम्र हो चुकी है और इस उम्र में आप लोगों का गांव में रहना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ आप कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हो और मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे मुन्ने को कोई भी तकलीफ हो। सुधा जी तो मूर्ति बनी खड़ी देखती रह गईं। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही बेटा बहू हैं जो हमसे काम निकल जाने के बाद अब इस तरह से पेश आ रहे हैं। सुधा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आलोक जी ने आकर एक तमाचा मेहुल के गाल पर जड़ दिया और बोले, मेहुल और सोनिका, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई सुधा से इस तरह बात करने की? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हमें भी नहीं रहना तुम दोनों के साथ। इस मतलबी दुनिया में बेटे बहू भी सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं। यह मैं नहीं जानता था, मगर आज जान गया हूँ और आइंदा कभी हम तुम लोगों के यहाँ वापस नहीं आएंगे। सोनिका पति को चांटा पड़ने पर झल्ला कर बोली, पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? अब वे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप जब चाहें उन्हें तमाचा मार दो। एक बेटे के पिता हैं वह भी, और अब आपका इन पर कोई हक नहीं। आलोक जी बोले, तुम दोनों उस माँ को कुछ भी सुना सकते हो जो माँ दिन रात तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेवा में लगी थी। तुम लोग अपनी हद से बाहर नहीं जाते तो मैं भी आज अपनी हद पार ना करता। मेहुल, तुम लोगों की यह बाई राधा बालकनी का दरवाजा खुला रख ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुन्ना खेलते खेलते बालकनी में जा पहुँचा था। वह तो अच्छा हुआ कि सुधा ने देख लिया और सुधा ने मुन्ने को बचा लिया, वरना आज मुन्ना हमारे बीच ना होता। मगर तुम लोगों को अपनी बाई राधा पर ज़्यादा विश्वास है और तुम्हारी माँ पर नहीं। सुधा, हमारा सामान पैक करो और जाने की तैयारी करो इस घर से। सोनिका और मेहुल मूक बनकर देखते रहे। सुधा जी और आलोक जी गांव जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगे। बेटे बहू ने उन्हें रोकने तक की जहमत तक न उठाई। जब आलोक जी और सुधा जी गांव पहुंचे तो उनकी किराएदार सीमा उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि जो लोग लगभग 1 साल का बोलकर गए थे वे लोग इतनी जल्दी गांव वापस आ चुके थे। दोनों के चेहरे से उदासीनता साफ झलक रही थी।
सीमा ने दोनों को अपने हाथों का बनाया गर्मा गर्म खाना खिलाया। कुछ देर बाद सुधा जी फफक फफक कर रो पड़ी और अपने साथ हुआ सारा हादसा उन्होंने सीमा को बता दिया। सीमा को सब सुनकर उनके बेटे बहू पर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, काका काकी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग हैं आपके साथ। महीने गुजरते चले गए मगर वहाँ से कभी बेटे बहू ने माता पिता की फ़ोन करके खबर तक ना ली। यहाँ सीमा और उसके पति के भी शहर जाने के दिन नज़दीक आ गए थे। सुधा जी को भी बेटे बहू की कभी याद न आई मगर सीमा वापस चली जाएगी यह सोचकर वे दुखी हो रही थी। एक रात आलोक जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे समय में सीमा और रोहन ने ही सुधा जी को संभाला। आलोक जी जिंदा थे तब कहा करते थे, ऐसे बेटे से मेरा कोई वास्ता नहीं सुधा, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसने हमें उसके घर से बेइज्जत करके निकाला। सुधा, कभी मैं मर भी गया तो मेरी चिता को आग रोहन से लगवाना, मेहुल से नहीं। बस इसी वजह से शहर में उनके बेटे बहू को खबर नहीं की गई और सब कुछ उनके किराएदार रोहन और सीमा से करवाया गया। सुधा जी अब अकेली रह गई थी। रोहन और सीमा ने मिलकर सुधा जी को संभाला और अपने साथ शहर ले जाने का निर्णय किया। सीमा सुधा जी को माँ की भांति प्यार करती थी, इसलिए सुधा जी मना नहीं कर पाई। सुधा जी सीमा और रोहन के साथ उसी शहर दिल्ली में आई थी जहाँ उनका बेटा बहू रहते थे। सारी स्मृतियाँ एक बार फिर सुधा जी की आंखों के आगे आ गईं। सीमा के पापा की यहाँ अचार बनाने की फैक्ट्री थी। सुधा जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, तुम मुझे घर में भी कुछ काम नहीं करने देती, मैं पूरे दिन बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में मुझे भी अचार बनाने का काम दिलवा दो। और हाँ, मना मत करना, अचार बनाना वैसे भी मेरा शौक है। सीमा दूसरे दिन ही सुधा जी को अपने पापा की फैक्ट्री में ले गई। सुधा जी ने जब अपने हाथों से बना अचार सभी को टेस्ट करवाया तो सभी को अचार इतना पसंद आया कि सीमा के पापा मनोहर जी ने सुधा जी को ही सभी कारीगरों से अचार बनवाने का जिम्मा सौंप दिया और इस तरह सुधा जी उस फैक्ट्री की प्रमुख कर्ता बन गई। सीमा के पापा मनोहर जी हर महीने सुधा जी को अच्छा खासा वेतन देते, जिसके लिए सुधा जी मना भी करती मगर मनोहर जी कहते कि इस पर आपका हक है, इसे मना मत करिए। इस तरह सुधा जी अच्छा खासा कमाने भी लगी थी और वह सारे पैसे बैंक में जमा करने लगी थी। मनोहर जी ने अचार के डिब्बों पर सुधा जी का एक फोटो लगवा दिया और उन डिब्बों को नाम दे दिया सुधा अचार। एक दिन जब सोनिका बाजार से सामान ले रही थी तो उसे अपनी सास की फोटो और नाम वाला अचार दिखा तो वह उस डिब्बे को खरीद कर ले आई और मेहुल को दिखाकर बोली, यह देखो मेहुल, डिब्बे के पीछे यहाँ दिल्ली का ही एड्रेस भी दिया है। तुम्हारी मम्मी पापा इतने महीनों से यहाँ हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं मगर हमें खबर तक ना दी। चलो मेहुल, इस पते पर चलते हैं। वैसे भी मुन्ने के दिल में छेद है और हमें ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने ढेर सारे रुपए भी तो मांगे हैं। हम उनके पैरों में गिर जाएंगे ताकि वे हमें पैसे देने तैयार हो जाएं। दूसरे ही दिन दोनों उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले उनकी मुलाकात सीमा से हुई। सीमा को जैसे ही पता चला यह दोनों सुधा जी के बेटा बहू हैं तो सीमा भड़क कर बोली, मेहुल, शायद तुम जानते नहीं, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है
और तुम्हारी माँ को मैं ही यहाँ शहर लेकर आई हूँ। तुम जैसे बेटा बहू अगर घर में ही हो तो इंसान को दुश्मन की क्या ज़रूरत है। इतने में अंदर से सुधा जी आई। सुधा जी को देखते ही दोनों बेटा बहू उनके पैरों में गिर गए और सोनिका रोते हुए बोली, माँ जी, हमें पिताजी की मृत्यु का बेहद अफसोस है। अब देखिए ना, आपके पोते मुन्ने को दिल में छेद है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। शायद आपके साथ गलत व्यवहार करने की सजा मुझे भगवान ने इस रूप में दी है। फिर आज से बहू के मिश्री जैसे शब्द सुनकर सुधा जी समझ चुकी थी कि यह लोग यहाँ क्यों आए हैं। सुधा जी एक चेक पर साइन करते हुए बोली, यह लो पैसे जिसकी आस लेकर तुम लोग यहाँ आए हो। मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी ना देती। और आइंदा से तुम लोग मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। मेहुल बोला, माँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सुधा जी बोली, 2 बार विश्वास कर चुकी हूँ तुम लोगों पर, बस अब तीसरी बार नहीं। कहते हुए वे वापस अंदर चली गईं और अपने काम में लग गईं। दोस्तों, माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है कि वह हमेशा बच्चों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, मगर यदि वही बच्चे बार बार गलती करें तो क्या उन्हें माफ़ करना सही है? सुधा जी का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।